मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 5। ठीक है, इसमें क्या है कि कूलॉम्स लॉ पे लास्ट टाइम न्यूमेरिकल हुआ था। आज हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग देखेंगे कि जो कूलॉम्स लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है, या ये बोलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी तक तो हमने 2 पॉइंट चार्ज पे फोर्सेस को फाइंड करना सीखा। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो, उसके बीच में किस तरीके से हम रिजल्टेंट फोर्स किसी एक पॉइंट चार्ज पे बाकी सबके द्वारा कितना लग रहा है उसको फाइंड करना देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और उसमें जैसे हम लोग देखे थे भाई कोलम्बियन फोर्स, आप लोग 11th में पढ़ चुके हो ग्रेविटी। तो एक कंपैरिजन हम लोग देख लें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी। ठीक है, तो पहले हम लोग एक छोटा सा काम है कि कोलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी आप समझो, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या कंपैरिजन है उसको हम लोग सीखते हैं। इसमें है आपका पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है उसको समझते हैं। कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन वीकर है। ठीक है, तो एक छोटा सा कंपैरिजन है, ये आपके नीट के लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठा दें नीट में, तो बोर्ड में भी पूछ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन इस पे। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट है, अब देखिए दोनों में भाई आप लोग ये देखे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें हम चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की एनालिसिस करते हैं, जबकि ग्रेविटेशन में क्या करते हैं कि इनमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उस मास की उसकी वर्च्यू के कारण जो फोर्स निकल के आता है उसकी हम एनालिसिस यहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंपेरिजन आप लिख लीजिए कि इट इज एक्ट बिटवीन टू, लीजिए इट इज एक्ट बिटवीन टू स्टैटिक या स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। इट इज एक्ट बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसी में आगे लिख लीजिए कंटिन्यू करके, विच इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, इट इज एक्ट बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज विच इज
अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों हो सकता है, बट वो ये क्या है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स देता है, ये ध्यान रखना। अट्रैक्टिव किधर, जो हैवियर मास होता है उसकी तरफ को एक्ट होता है, लाइटर मास उस लाइटर मास को हैवियर मास अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज एक्ट बिटवीन टू बॉडी ऑफ two body having some mass, two body having some mass, अपने मास के कारण ही इसमें फोर्स लगता है, which is always अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसको समझ लो भाई, ये आपका दो बॉडी के बीच में लगता है और इनमें जो फोर्स होता है वो उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। और अट्रैक्शन कहाँ होगा, लाइटर मास हैवियर मास की तरफ को अट्रैक्ट होता है। क्या यूं बोलिए, हैवियर मास लाइटर मास को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर आप किसी भी चीज को थ्रो करोगे तो वो वापस से अर्थ के सेंटर की तरफ आता है। ठीक, सेकंड, अब देखिए सेकंड में क्या है, दोनों का नेचर तो हमने देख लिया। अब दोनों किस तरीके से दो चार्ज के बीच में या उनके मास के बीच में कैसे कैसे रिलेट करते हैं उसको समझते हैं। इसमें क्या है कि भाई इसमें भी हम लोग जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें इट लिख लीजिए, इट फॉलोज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ both charges like F is directly proportional to Q1 Q2। ठीक है, ठीक, सिमिलरली इसमें लिख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, छोटा सा ही, बस यहाँ पे तो चार्ज की जगह वहां पे मास लिख देना है। इन इट same as F is directly proportional to M1 M2। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज की एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे मास की एनालिसिस करते हैं। तो थर्ड में क्या सिमिलरिटी है भाई, अब देखिए ये भी आपका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये भी फॉलो करता है और ये भी वही फॉलो करता है। ठीक, इट फॉलो इस इनवर्स स्क्वायर, ऐसा देखो, इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, like F is directly proportional to 1/r²। इसमें भी ये बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, सेम एज दैट, सेम एज Coulombian means F is directly proportional to 1/r²। ठीक है, इतना लिख लिया आप लोग, ये नोट्स बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है,
एक बार लिख लोगे, लर्न रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, इतना हो गया। देखो नीचे लाइन और साइड खींच जाए टॉपिक, अदरवाइज ऊपर जो है ये इरेज करके करना पड़ेगा। एक चीज और नेक्स्ट देखो भाई, हाँ इसमें देख लो आप क्या करोगे। और ये हो सकता है कि इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म आता है साइलेंट नॉट का, देखिए वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक आता है टर्म एप्सिलॉन आर, जो कि हम लोग अभी छोड़े ही हुए हैं। देखो कब आता है इसका टाइम। तो एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। उनके बीच में बेसिकली ये रिलेटिव टर्म, इसका मतलब कि भाई दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, दैट इज डिपेंड ऑन देयर मीडियम। लेकिन इसमें ये मीडियम में वर्क नहीं करता, ये कहीं भी वर्क करता है। चौथा कंपेरिजन है, इट इज डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भाई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये उसके मास पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये आपको आई होप दिख रहा होगा, कुछ कटे ना, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 कंपेरिजन हो गया। और कुछ लिखवाएं, और भी कुछ हो सकता है। चलो कुछ और लिखवाते हैं, क्या पॉइंट और। यहाँ मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। लास्ट का लाइन में इरेज नहीं कर रहा हूँ, उसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट क्या लिखना है भाई, बोथ आर एक्ट इन वैक्यूम। आपको पता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों वैक्यूम में एक्ट करते हैं। लिख लीजिए, इट एक्ट इन वैक्यूम। इसमें लिख लीजिए, इट ऑल्सो एक्ट इन वैक्यूम। ठीक है, छठा पॉइंट क्या लिखोगे भाई, छठा पॉइंट ये आपका स्ट्रॉन्गर होता है, ये वीकर होता है। लिख लीजिए, इट इज stronger than gravitational force। ठीक, ये आपका ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें लिख लीजिए आप, इट इज वीकर देन कूलॉम्बियन फोर्स। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, किससे, ग्रेविटेशनल से मच स्ट्रॉन्गर होता है। इवन 10 टू द पावर, ये आप देखो 10 टू द पावर 36 टाइम्स ये होता है। अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे तो 10 टू द पावर 36 टाइम इस ऑर्डर का होता है। ये कितना हैवी होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए हमें
ये फील होता है, ये हमें पता चलता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, दो ऑब्जेक्ट आप देख लो, ये दो पेन है, दो पेन का इसके बीच में मास है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट क्या हमें पता चल रहा है? नहीं, हम इसको फील नहीं कर पा रहे। हाँ ये है, अगर मैं इसको ऊपर थ्रो करूंगा तो ये नीचे आएगा, वो हमें दिखेगा जरूर, और इसलिए दिखेगा क्योंकि जो दूसरा बॉडी है ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं एक बहुत ज़्यादा ले लूँ, एक बहुत कम ले लूँ, तो आप देखोगे कि इसके बीच में जो फोर्सेस लगेंगे उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये हुआ 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है उसके कंपेरिजन में ना, इतना बहुत है। चलो इतना बहुत है, एक आध और लिखना चाहो लिख सकते हो आप। इट इज, ये दोनों कंजर्वेटिव होते हैं, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसमें लिख लो आप इट ऑल्सो सेम, ज़्यादा मत लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो भाई, मीनिंग समझ में आना चाहिए। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज ऑल्सो सेम, दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये हो गया, इसको नोट कर लो आप, मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और कहीं भी भटको मत, जो होगा इरेज कर रहा हूं मैं। आपको मैं एक एक टॉपिक यहाँ कवर कराऊंगा, जो भी है, चाहे आपके नीट बोर्ड का है, नीट का है या जेई का, हर टॉपिक मैं क्लियर यहाँ पे कवर कराऊंगा, किसी भी तरीके से, लेकिन कवर कराऊंगा जरूर। आप लोग पेशेंस रख के डेली काम करिए, मैं पूरा कवर कराऊंगा। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन बेसिकली, अच्छा सुपरपोजिशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सुपरपोजिशन होता क्या है। एक बात याद रखना कि सुपरपोजिशन, आप यहाँ भी हो 12th में या आगे जाओगे तो भी सुपरपोजिशन, ये जो टर्म है ना, ये आपको आगे भी काम आएगा। सुपरपोजिशन एक्चुअली होता क्या है कि इसमें दो चीज आता है, पहला एडिटिविटी, दूसरा होमोजेनिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर अगर दो टर्म को फॉलो कर रहा है, पहला एडिटिविटी, इसका मतलब कि हम जिस ऑब्जेक्ट पे, जिस सिस्टम पे वर्क करेंगे उनके फोर्सेस को एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, और दूसरा है होमोजेनिटी। इसका मतलब, होमोजेनिटी का मतलब कि जो हम जिस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो, उसका नेचर सेम होना चाहिए, नेचर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसी ऑब्जेक्ट पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसमें देखिए है क्या, जैसे मैं सोच रहा हूँ कुछ ब्लू पेन यूज करूँ, नहीं तो इसके इंक सूख जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल, देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज करिए आपके स्पेस में, लाइक मैं पहले 3D डायग्राम बना दूँ, आप लोग इसे फील करिए कि भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक, ये हमारा ओरिजिन है। सपोज करिए कि ये एक स्पेस शो कर रहा है। अब इस कोऑर्डिनेट पे हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं अलग अलग पोजीशन वेक्टर पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे q1 चार्ज है, इस ओरिजिन के साथ ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है r1,
ठीक। Q2 चार्ज है, ओरिजिन के साथ पोजिशन वेक्टर बना रहा है R2, ठीक है। ऐसे ही आप मान लीजिए यहां पे n नंबर ऑफ चार्ज है, Qn, ठीक है, ये आपका Qn चार्ज है, इसका पोजिशन वेक्टर है Rn ना। तो अब अगर मैं फोर्स की एनालिसिस करूं किसी एक पॉइंट चार्ज पे, मान ले रहा हूं यहां पे, इस पॉइंट चार्ज पे बाकी सबके कारण, बाकी अदर चार्जेस के कारण कितना फोर्स लग रहा है, मैं किसी एक चार्ज पे एनालिसिस करूं तो क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, आपके पास बेसिक प्रिंसिपल है, आप वही बेसिक प्रिंसिपल यहां अप्लाई करो। सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे चूंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें हर फोर्स को वेक्टोरियली ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं Q1 पे Q2 से, तो ये भाई इस पे इसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा, अगर मैं दोनों को सेम चार्ज लूं, मान लो कि इसके बीच में ही पोजिशन वेक्टर क्या है, ये है R12, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कहीं इधर कहीं लगेगा, F12, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको रिपेल आउट करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां ले लूं Q3, इसका वेक्टर R3, और इसी पे ही Q3 पे Q2 पे Q3 के कारण कितना फोर्स लग रहा है भाई, क्या करेगा Q2 पे Q3 का ये क्या कराएगा, इसको ये आया R23 ना। तो इस पे इसके कारण फोर्स ये क्या कराएगा, इसको इस तरफ लेके जाएगा F23, हाँ। तो ऐसे ही अगर मैं अब F12 और F23 को वेक्टोरियली ऐड करें, मान लें कि इस टाइम पे इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो बन रहा है थीटा। मैं ऐसा अज्यूम कर ले रहा हूं भाई, जो भी एंगल रहेगा वो तो हम वहां पे जब हमारे पास न्यूमेरिकल मिलेगा तो वैसा काम करेंगे। यहां पे मैं मान ले रहा हूं एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन, उसमें क्या था फॉर्मूला, वो याद करो। फॉर्मूला क्या था कि F, या ऐसा समझो A जो रिजल्टेंट फोर्स होता था R इक्वल्स टू क्या होता था, अंडर रूट ऑफ, अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी हो A B, तो हम लोग लिखते थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता था, थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, ये दोनों वेक्टर, इस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो सिमिलरली यहाँ पे हम A वेक्टर मान लो ये है, B वेक्टर ये है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या रहेगा, F R इक्वल्स टू ये हो जाएगा F12 का स्क्वायर F23 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F12 F23 इंटू कॉस थीटा, ये दोनों वेक्टर, और इसको क्या करूंगा रूट स्क्वायर में बंद कर दूंगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप दो पॉइंट चार्ज की वजह से तीसरे पे निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको n नंबर के लिए चाहिए तो आप क्या करो, सम को ऐड करके आप क्या करो, इस तरीके से ऐड कर सकते हो। देखो एक तो ये तरीका हुआ ना निकालने का, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। एक और तरीका होता है, मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो एक और तरीका है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। क्या होता है, ये तो पहला हो गया तरीका, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि सपोज करिए आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये किसी एक पे निकालना है फोर्स, ठीक। तो
क्या करेंगे आप, मान लीजिए कि मुझे इस पे बाकी सब की वजह से निकालना है, तो आप इस पे इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे और उसका भाई कुछ ना कुछ एंगल होगा, मैग्नीट्यूड होगा और एंगल होगा, ठीक है। तो सब का एक्स कंपोनेंट एक तरफ करिए और वाई कंपोनेंट एक तरफ करिए, ठीक। तो रिजल्टेंट आप ऐसे समझिए, मैं आपको इस तरफ करके बता रहा हूं कि ये दूसरा मेथड है, लिख दे रहा हूं सेकंड मेथड। करना क्या रहेगा कि आपको x का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, सारे x, हर फोर्स का x कंपोनेंट, जैसे कि F1। अब x अब ये पता है आपको कि हम किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी वेक्टर है अगर उसको हम उसको रिजॉल्व करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो x कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस के टर्म में आता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा साइन के टर्म में आता है, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, F1, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, F1 cos of थीटा 1, F2 cos of थीटा 2, F3 cos of थीटा 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका F1 cos of थीटा 1, F2 cos of थीटा 2 प्लस डॉट 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 अप टू Fn cos of थीटा n। ये x कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली y कंपोनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, y में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं, सब फोर्सेस वही है, cos की जगह आपको साइन लगा देना है। ये है, ठीक। और लास्ट में क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कुछ नहीं, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कर दो, आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर एंगल निकालना है तो एंगल कैसे निकालोगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इन दोनों मेथड से ये दोनों फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से आपको रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा किन्हीं एक चार्ज पे, बाकी अदर्स के कारण उसका रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट एंगल, ठीक है। नोट कर लो भाई इसे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, अक्सर हर क्वेश्चन में लगभग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी तो भाई थियोरेटिकल चीज में हम देख लिया डेरिवेशन, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता हो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो ना। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और टाइम क्योंकि ज़्यादा लगता है तो सोच रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ और फिर जो है स्टार्ट करता हूँ, ओके। चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, बेसिक क्वेश्चन है और वो आप लोगों के बोर्ड से रिलेटेड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3, लिखिए 3 charges placed at the 3 charges of magnitude 3 charges of magnitude q, ठीक है, सेम, तीनों का सेम है, q placed at the vertices of an equilateral triangle, ठीक है। 3 charges of magnitude q placed at the vertices of an equilateral triangle of side n,
आगे है फाइंड द फोर्स विथ चार्ज कैपिटल Q placed at the centroid of triangle। ठीक है, इसको समझ लो भाई। 3 चार्जेस हैं जो कि प्लेस्ड हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिस पे। आपको फाइंड करना है कि सेंट्रॉइड पे अगर मैं एक कैपिटल Q चार्ज को प्लेस कर दूं तो उन सब की वजह से सेंट्रॉइड पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी ना। तो हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमारे पास, ट्रायंगल का लेंथ भी दे रखा है, एल लेंथ है। चूंकि इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता है भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितना फॉर्म करेगा, इक्वल एंगल, मतलब कि 60 डिग्री। यहाँ पे प्रेजेंट है Q, यहाँ प्रेजेंट है Q, यहाँ प्रेजेंट है Q, और ये आपका है, सपोज करिए कि ये आपका सेंट्रॉइड है। देखिए भाई आप लोग सेंट्रॉइड बेसिक न्यूमेरिकल करोगे तो यहाँ जो उसके बेसिक फॉर्मूले हैं वो सब आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि ये 60 डिग्री फॉर्म करता है, ये हाइट और ये हाइट क्या होता है, ये अगर आप, ये क्या है, ये 1/3 होता है, ये 2/3 होता है। ठीक है, जो ये टोटल हाइट होगा, ध्यान दो आप लोग, ये मान लो कि आप O पॉइंट पे हो तो ये जो लाइन होगा पूरा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेंथ है, मान लो ये आपके पास A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये O पॉइंट है, तो AO और OB का रेशियो आपको पता होना चाहिए। तभी आप जो है, ये लेंथ हुआ भाई, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, चूंकि तीनों सेम लेंथ है तो ये लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, मान लो कि AB, यहां मैं बेसिक कैलकुलेशन कर दे रहा हूं कि AB इक्वल्स टू, मान लो कि H हाइट है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, थीटा मतलब 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपने H माना, हाइपोटेनस L क्वेश्चन में गिवन है, तो L, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इंटू साइन 60, और साइन 60 क्या होता है, √3/2। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना कि जो AO होता है, AO आपका 2/3 होता है और OB आपका 1/3 होता है। तो यहां से आप लिख लो, सिंस AO इज 2/3 ऑफ किसका, AB का, इस पूरे लेंथ का 2/3 ये होगा, और AB आपने माना है H। ठीक, तो AB क्या आपने यहां लिख दोगे 2/3 ऑफ ये L √3/2, ये 2 से कैंसिल, ये रूट कटेगा यहाँ पे एक रूट नीचे आ जाएगा, तो इसको आप लिखोगे L/√3। तो AO बराबर, मान लो ये AB C, इसको D मान लो, AO या CO या DO, ये सब का लेंथ कितना है, L/√3। इसको नोट कर लेना भाई, ये बहुत से बच्चे जो है ये मिस कर देते हैं, नहीं जानते। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, यहाँ के बीच का लेंथ निकालना, निकल गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि
अब मैं थोड़ा सा इरेज करके डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ। ये जो लेंथ था भाई, आपने सेंटर पर रखा था एक पॉइंट, ठीक है, यहां पे आपने एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये क्या कराएगा, इसको इस तरफ लगाएगा। मान लो कि इसकी वैल्यू है F1, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू मान लो आप F2, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, मान लो ये है F3। ठीक, अब मैं यही डायग्राम बाहर बना दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। तो ये जो F1 है नीचे की तरफ को था, सॉरी F1 है, F2 इस तरफ को लग रहा था, F3 इस तरफ को लग रहा था, ठीक है ना। अब आप देखोगे कि ये F1 F2 के बीच में कितना डिग्री होगा, ये तीनों भाई सिमेट्रिक है, तो जाहिर सी बात है 360 का टोटल होता है, तो आप तीन भाग में बांटोगे 360 को, तो क्या आएगा 120 ना। ये एंगल बनेगा 120, ये एंगल बनेगा 120, ये एंगल बनेगा 120, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूं तो दो तरीके हैं। पहला, यहाँ पे तो हम लॉ में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल पहला हम देख लीजिए, हम इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें, ठीक है। अब देखो एक मिनट, जो ये F पहले है इसको समझ लेते हैं। जो F है, F का अमाउंट भाई कितना है, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये चार्ज स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ये दोनों भाई सब के लिए सेम है, लेंथ भी सेम है। तो मैं पहले सबकी एनालिसिस कर ले रहा हूँ। तो भाई हमारे पास क्या है कि यहाँ देखिए F1 इक्वल्स टू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इंटू AO का स्क्वायर। ध्यान दे रहा, यहाँ पे F1 जो है ये कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन AO का स्क्वायर। ए अब आपको पता है AO CO और DO, ये हमने AO CO DO L/√3 है, ये सेम है सबके लिए। तो अगर मैं वहां पे रखना चाहूंगा तो ये ऊपर का टर्म तो सेम है, नीचे का भी सेम है। तो ये F1 F2 और F3 ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बस ये है मैग्नीट्यूड सेम है, उनका डायरेक्शन चेंज है। डायरेक्शन कैसे कैसे चेंज है, तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ 120 फॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि किन्हीं दो के बीच में, हम पहले ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं 1 और 2 के बीच में रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो भाई 1 और 2 के बीच में रिजल्टेंट मैं निकालूंगा, तो रख लीजिए जो F12 आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 F1 F2 cos 120, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120। और आपको पता होना चाहिए कि जो cos 120 है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1/2। ये सब आपको बेसिक फॉर्मूले नोन होना चाहिए, ठीक है। तो F1 F2 F3 ये तीनों सेम है भाई, रख लीजिए, सबको मैं F लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा F स्क्वायर, ये F स्क्वायर प्लस ये 2F मिलकर 2F 2 इंटू F स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस क्या है, माइनस हाफ हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 1/2, ये 2 से कैंसिल। अब यहाँ F स्क्वायर ये F स्क्वायर कट किया आपका, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा क्योंकि सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर F स्क्वायर, तो ये हो जाएगा F, मतलब F12 इक्वल्स टू F, ठीक है। इसका मतलब क्या, और ये एंगल आप निकालोगे तो ये एंगल इसके जस्ट अपोजिट, इस वाले के जस्ट अपोजिट आएगा। देख लो यहाँ पे जो आप निकालोगे वो एंगल इसके जस्ट अपोजिट आएगा, F12 बराबर F आ रहा है यहाँ पे ना। तो आप क्या देखोगे कि ये जो वेक्टर है और ये F12 F3 प्लस F12 इक्वल्स टू 0 आएगा। आपको पता है भाई ये दोनों का अमाउंट ये क्या है, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री अपोजिट फॉर्म है, इसको उधर लेके जाओगे तो F13 प्लस F3 प्लस F12 इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये F12 क्या है, वेक्टर F प्लस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, तो और प्लस यहाँ वेक्टर F3 तो है ही है। तो आप देखोगे कि तीनों वेक्टर का सम कहाँ पे, सेंटर पे क्या बना रहा है, 0। ठीक है, यहां से प्रूव हो गया कि तीनों वेक्टर का जो सम है सेंट्रॉइड पे 0 फोर्स बना रहा है तीनों। तो आप क्या देखोगे यहां से कि अब इससे क्या एक रिजल्ट निकल के आता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है उसको समझते हैं। कभी भी ध्यान देना, ये जनरल चीज है, कभी भी अगर आपको रेगुलर शेप मिले, ध्यान देना रेगुलर शेप का मतलब कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, इस टाइप के अगर रेगुलर शेप मिल रहे हैं तो उसके सेंट्रॉइड पे जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा 0 आएगा। आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। किस केस में, रेगुलर शेप होना चाहिए और चार्ज सेम होने चाहिए। चार्ज अगर अलग अलग हो जाएगा तब वहाँ पे 0 नहीं आएगा, तब उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर चार्ज इस टाइप से सब पे चार्ज सेम है तो सेंट्रॉइड पे जहाँ भी होगा सेंट्रॉइड, जैसे इक्विलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, हाँ क्यूब है, इस टाइप के आपके जैसे भी, या क्यूबॉइडल है, इस टाइप के आप जैसे भी क्वेश्चन करोगे ना उसका हमेशा वैल्यू 0 होता है। तो इसको आप लोग चाहे लर्न कर लो या फाइंड करके चेक करोगे तो यही आएगा रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और चलते हैं किसी दूसरे। इसको आप लोग जो है नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। चलिए चलो अब कुछ चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं फिर जा करके आज का वीडियो समाप्त। चलिए भाई एक क्वेश्चन इस पे बेस और करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिखना आप लोग, कैसे लिखोगे कि, चलो लिखो, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट x axis at origin 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलॉम। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलॉम, फाइंड द फोर्स एट द origin due to other charges। ठीक है,
फाइंड द फोर्स एट द ओरिजिन ड्यू टू अदर चार्जेस। तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या क्या बोला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है जो कि एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड है ना, कहाँ कहाँ प्लेस है, ओरिजिन पे, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, 16 मीटर पे। इस तरीके से इसका डबल डबल करते चले जाओगे आप, वो उतने मीटर पे आएगा। 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से आपका डिस्टेंस चलता चला जाएगा। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। चार्ज का अमाउंट कितना है? 4 कूलम, सबका सेम चार्ज है। आपको फाइंड करना है सारे चार्ज पे, सारे चार्ज की वजह से किन्हीं एक जो कि ओरिजिन पे प्लेस है। चलो भाई कैसे करोगे, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्या बोले हैं कि सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, क्या हो गया क्या? चलो इतना ही ले लो, छोड़ो। ये एक्स एक्सिस है, ये आपका है ओरिजिन ओ, यहां पे चार्ज क्यू है, 4 कूलम, क्यू रख दे रहा हूं, बाद में रखूंगा मैग्नीट्यूड। ये आपका 0.1 है, ये आपका 1 मीटर, 2, 3 और 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। ये इनफाइनाइट को चला जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहला चार्ज आपका रखा है यहां क्यू चार्ज पे, ओरिजिन पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा जो 8 वाले पे है, इस तरीके से ना। तो आपको बाकी सब की वजह से इस पे मुझे निकालना है फोर्स का अमाउंट। निकालोगे, क्या करोगे? मान लो इसकी वजह से यहाँ पे F1 लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे F2, F3 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ये Q Q दोनों सब भाई सेम चार्ज है, तो मैं Q Q मिलके Q इंटू Q कर दे रहा हूँ, अपॉन में ये 1 का स्क्वायर, ठीक। F2 को निकालो कि Q Q अपॉन में ये 2 का स्क्वायर, F3 को निकालो कि Q Q अपॉन में 4 का स्क्वायर। इस तरीके से F4 निकालोगे कि Q Q अपॉन में 8 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा ना। तो अब क्या है कि अब मुझे, अब एक चीज देखो जरा, अब सबका डायरेक्शन कैसे है। ये क्या करेगा, अगर मान लो ये इसको इस तरफ भगाएगा, ये भी इसको इस तरफ भगाएगा, ये भी इसको इस तरफ भगाएगा, मतलब सबका जो रिजल्टेंट है डायरेक्शन वो भी एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो FR होगा उसको हम वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे अप टू FN तक, सॉरी ये FN नहीं, अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब देखोगे आप सबको जरा रखो, वैल्यू रखोगे तो आप पाओगे कि F1 बराबर ये K Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दूसरा F2 K Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन 3 का 4 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का, ठीक है। तो FR क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर को तो आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा सीधी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। ये चीज कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये आपका क्या बना रहा है, एक इनफाइनाइट सीरीज। और कैसा? इसमें आप देखो ये 1/1 का स्क्वायर है, ठीक है, 1/4 है, ये 1 है, ये 1/4 है, ये 1/16 है। तो आप देखोगे ये एक GP फॉर्म कर रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
ठीक है। तो जीपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मैं आपको यहाँ से एक डिटेल बता दे रहा हूँ जीपी का, किस तरीके से हम जीपी निकालते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हैं तो जीपी का जो सम होगा वो होता है ए अपॉन ए माइनस आर। यहां पे ए आपका है फर्स्ट टर्म और आर है आपका मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब कैसे निकालोगे आप, जो नेक्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो वो आपका मल्टीप्लायर निकल जाएगा। या यूं बोलो, इस टर्म में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, जो कि ये है। इस टर्म में कितने से मल्टीप्लाई किया, जो कि ये है। इस टर्म में कितने से मल्टीप्लाई किया, जो कि ये है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो आर। तो यहाँ पे आप आर देखोगे तो 1/4 आ रहा है ना। तो क्या करोगे आप कि क्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ए कितना है आपका 1/1, मतलब कि 1 ही है ए, तो 1/1 माइनस आर कितना है 1/4। ठीक है, यहां से 1/4। अब से सॉल्व कर लो तो क्या आएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करोगे ये 3/4 और 4 चला जाएगा ऊपर, ये 3/4 यहाँ आ जाएगा। तो एफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा भाई 3/4। के की वैल्यू कितनी होती है 9 और क्यू स्क्वायर कितना है 4 कूलम, तो 4 4 जा 16 कितना, ये 1 जा, ये आ जाएगा 4, ये 9 4 12 और 108 10 टू द पावर 9, इतना क्या न्यूटन। ठीक है, ये आप नोट कर लो। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, ये आपका क्वेश्चन जेई का था। ठीक है, आपके बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में भी आ सकता है इस टाइप क्वेश्चन। तो इसको आप लोग एक बार देख लो, समझ लो और नोट कर लो। बाकी शुरू करते हैं कल। ओके, चलिए।